नमस्कार साथियों। चलिए बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं तुलनात्मक विश्व संविधान की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नाम होगा स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं दुनिया के संविधानों में, दुनिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं में। और यदि हम पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करें और उसमें भी अगर हम लोकतंत्र की बात करें और उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जब बात हो तो सबसे पहले नाम स्विट्जरलैंड का ही आता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र स्विट्जरलैंड एक ऐसा उदाहरण है जिसने जिसने अपने देश में अपनी जनता के बीच में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की धारणा को अपना करके एक अनोखा उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। दोस्तों इसी पर आज हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ये सेशन जो है आपका, ये आपका जो है थर्ड यूनिट का लास्ट सेशन होने जा रहा है। थर्ड यूनिट का आखिरी सेशन है आपका ये। इसके बाद में फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, इसके अलावा बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट सभी विषय मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज के रूप में लॉन्च कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे नोट्स के साथ में। ठीक है? इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ एक नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। यहाँ पर डेली मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर के सेशन चल रहा है अभी फिलहाल, और टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज, जिसमें कि वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हम सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा बहुत जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना, इनकी डिटेल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है ना? नोट्स के साथ में वो सब कुछ फ्री रहेगा। बस आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर आपको नोट्स और लेक्चर सब प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ये सिलेबस है आपका जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस अब तक आपकी चल रही थी। ठीक है? सेकेंड थर्ड यूनिट का लास्ट वाला टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके साथ ही आपकी थर्ड यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ यूनिट यानी कि चीन के संविधान पर डिस्कस करना हम कल वाले सेशन से स्टार्ट कर देंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये सारे यूनिट 5 तक के पूरा सिलेबस है आपका जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या है, आज क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण कौन कौन से हैं। इसके बाद प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लाभ क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष क्या है और निष्कर्ष। इन 5 बिंदुओं के माध्यम से आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ताकि सेशन जरूर से ज्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है आज के सेशन में, तो थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा। और हाँ, डिस्कस हम उसी प्रकार करेंगे जिससे कि सेशन पूरी तरह समझ आ जाए। ये क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो, है ना? दोस्तों यहाँ पर एक समझने की एक प्रॉब्लम ये है आपके साथ में कि जब आप बीच में से कोई भी सेशन अटेंड करते हैं ना तो टॉपिक थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक तरीके से समझ नहीं आता है। यदि आप चाहते हैं ना कि कोई भी टॉपिक जो मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ उसको परमानेंट और कंप्लीट समझे, व्यवहारिक रूप से कंप्लीट समझ उसके ऊपर बन जाए, तो उसके लिए जरूरी होता है चैप्टर वाइज चैप्टर आपको फॉलो करना। यार मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाने के पीछे मेरा रीजन यही है कि आप लोगों की लिंक ना टूटे, आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो ना कि कोई टॉपिक आज देख लिया, कोई 2-4 दिन का गैप मार दिया, फिर कोई और देख लिया, तो इस तरह नहीं चलेगा दोस्त। प्लेलिस्ट में जिस प्रकार से मैं क्रम से आपको लेक्चर दे रहा हूं उसी क्रम से आपको पढ़ना होगा यदि आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो। यदि आप पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं तो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर फॉलो कीजिए, है ना? तो आपका कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट होगा ही नहीं। अब जब हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो दोस्त जिस दिन से मैंने स्विट्जरलैंड का संविधान स्टार्ट किया है पढ़ाना, उसी दिन से फर्स्ट डे से ही मैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर चर्चा कर रहा हूं। थोड़ी बहुत चर्चाएं होती रही है, उसके उदाहरण देते आया हूं मैं। और जब आप आखिरकार जब आज आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र पढ़ने वाले हो और यदि पुराने लेक्चर आप लोगों ने लिए हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां पर जो भी मेन टर्म आने वाली है उस हर टर्म से आप परिचित होंगे यदि आपने पुराने लेक्चर ले रखे हैं तो, जो सीरियस से चला आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्विट्जरलैंड में देखिए व्याख्या में क्या लिखना होता है, एक बेसिक सी बातें लिखनी होती है। और दरअसल हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लेकर के क्या क्या बेसिक लिख सकते हैं लेकिन अट्रैक्टिव, जो कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे ना तो एकदम इंप्रेस हो जाए, ऐसे कंटेंट का प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए, स्विट्जरलैंड दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की धारणा को अपनाया गया है। समझिएगा, स्विट्जरलैंड दुनिया के उन चुनिंदा मतलब कि बहुत ज्यादा देश नहीं है ऐसे जिन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपने यहां पर अपना रखा है।
और एक बात और एडिशनली जान लीजिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वही देश अपना सकता है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है। याद रखिएगा, भारत भारत जैसा विशाल देश या भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाला देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र की धारणा को अपनाना तो दूर की बात है, उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो जो पॉपुलेशन में छोटे राष्ट्र हैं उनके द्वारा ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की धारणा को अपनाने वाला दुनिया का एक अनोखा देश है स्विट्जरलैंड। यह प्रणाली क्या करती है, नागरिकों को न केवल सरकार और प्रशासन में भाग लेने का अधिकार देती है, बल्कि साथ ही साथ नीति और कानून कानून बनाने पे भी महत्वपूर्ण अधिकार जनता को देती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो धारणा होती है, ये नागरिकों को सरकार में अर्थात कि प्रशासन के कार्यों में सीधे तौर पर भाग लेने का अधिकार प्रदान करती है। क्लियर है? किस प्रकार से करती है, इसे क्या हथियार है भाई, कैसे करेगी? तो स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का जो मॉडल है, ये अन्य देशों से बहुत अलग है क्योंकि यहां पर प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों का एक समामेलन देखने को मिलता है, अर्थात कि दोनों का एक संयोग रूप देखने का मिलता है, दोनों का मेल देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की झलक भी नजर आती है, लेकिन वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो धारणा है वो ज्यादा प्रबल है। जैसे भारत में कौन सा लोकतंत्र है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइए भारत में कौन से लोकतंत्र को अपना रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं थर्ड ईयर में हो आप लोग, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आपको याद भी होगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है लोकतांत्रिक जो मॉडल है, वहां का जो नीति है, वह अन्य देशों से इसलिए अलग है क्योंकि यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को तो अपनाया ही गया है, साथ ही साथ में कहीं ना कहीं प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की धारणा को भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाती है। यहां नागरिक नियमित रूप से जनमत संग्रह और नागरिक पहल के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। दोस्तों यही मेन पॉइंट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, इनको बस संभाल के रखिएगा आप लोग। यही उपकरण है जनमत संग्रह और नागरिक पहल, यही दो अधिकार है जनता के पास में जिसके माध्यम से जनता सीधे प्रशासन के कार्यों में भाग लेती है। जी हां, संविधान में संशोधन करना हो या कोई नया कानून बना करके लाना हो, जनता चाहे तो सीधे सरकार पर प्रेशर डाल करके, सरकार को बता करके इस प्रकार से संविधान में संशोधन भी कर सकती है और साथ ही साथ में नया कानून भी बनवा सकती है। किसके माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से और नागरिक पहल के माध्यम से। पूरे विस्तार में हम आगे समझेंगे जनमत संग्रह क्या होता है, नागरिक पहल क्या होती है, इसके हर एक की पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये था आपका जो है व्याख्या वाला पक्ष, जिसको आपको बेहतर तरीके से और व्यवहारिक रूप से समझना आवश्यक है। इस पॉइंट की एक बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कौन कौन से कंटेंट, यहां पर कितना कंटेंट आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ में आपको इसका में ये भी ध्यान रखना होगा कि कितना कंटेंट के साथ में कौन सा कंटेंट आएगा, यहां पर कौन सा कंटेंट आएगा, क्योंकि हर प्रश्न में व्याख्या का रूप बदल जाता है, प्रश्न की प्रकृति के आधार पर व्याख्या वाला पॉइंट होता है। यदि आपने व्याख्या वाला पॉइंट समझ लिया ना कि व्याख्या में हमें लिखना क्या होता है, समझ जाइएगा कि आप पूरी आंसर राइटिंग की जो मेथड होती है ना वो 100% समझ चुके हो आप लोग। व्याख्या वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम के लिए बोल रहा हूं मैं, सिर्फ बीए थर्ड ईयर वालों के लिए नहीं बल्कि हर एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, ये व्याख्या वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष फोकस करना हो तो इसी पर कीजिएगा। बेहतर नंबर प्राप्ति चाहते हो ना कि बहुत अच्छे नंबर हमको मिले, 90+ मिले, तो आपको इस वाले पॉइंट पर पूरा फोकस करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका व्याख्या वाले पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट, ठीक है ना। पूरी कहानी आपको कम शब्दों में यहां समझानी होती है जो प्रश्न सामने वाले ने पूछा है, शॉर्ट में यदि मैं कहूं तो। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण कौन कौन से हैं। तो विशेष उपकरणों की अभी हमने देखा ना, ठीक है, जनमत संग्रह और पहल, ठीक है, नागरिक पहल, तो ये तो है ही, साथ ही साथ इसमें कुछ विशेषताओं को भी ऐड करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनमत संग्रह की। जनमत संग्रह एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह का प्रावधान संवैधानिक रूप से तो है ही है, साथ ही साथ में विधायी रूप से भी इसमें डाल दिया गया है। संवैधानिक रूप से मतलब क्या होता है कि संविधान में जनमत संग्रह का वर्णन किया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान में जनमत संग्रह को स्थान दिया गया है और इतने से ही काम जब नहीं बना तो उसको विधायी रूप भी दे दिया, मतलब उस पर कानून भी बना दिया। ठीक है, संविधान में पूरे विस्तार से जन्म संग्रह के बारे में पूरे विस्तार से नहीं लिखा हुआ था, इसलिए उसको विस्तार रूप देने के लिए एक कानून भी बना दिया।
नागरिक इसके खिलाफ जनमत संग्रह की मांग, देखिए इसमें एक्चुअल में होता क्या जनमत संग्रह में, जैसे मान लिया कि यदि कोई नया कानून पारित हुआ है, सरकार के द्वारा कोई नया कानून बन करके आया है ना, लेकिन नागरिक इससे सहमत नहीं है, इसके खिलाफ है, उस कानून के खिलाफ, तो नागरिक क्या कर सकते हैं, जनमत संग्रह की मांग करके, जनमत संग्रह की मांग करके और उस कानून को रद्द करवा सकते हैं। लेकिन जनमत संग्रह होगा कब, किन परिस्थितियों में होगा, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान में सिर्फ जनमत संग्रह की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद में जनमत संग्रह की मांग नागरिक कब कर सकते हैं, कितने नागरिक इकट्ठा होकर के इसकी मांग कर सकते हैं, ये सारी बातें वहां के कानून में की गई, जिसे विधायी रूप दिया गया। समझ पा रहे? तो जनमत संग्रह की मांग करके, जनमत संग्रह की मांग कब कर सकता है कि कम से कम 50,000 नागरिक इकट्ठे हो, मतलब 50,000 नागरिकों के हस्ताक्षर होना चाहिए जनमत संग्रह की मांग पर, तो फिर उस कानून को सार्वजनिक मतदान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब कि जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है, अरे जनता के लिए उस पर वोट डलवाए जाएंगे, कितनी जनता उससे सहमत है कानून से और कितनी जनता नहीं है। भारत में ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। भारत में कोई कानून लाना होता है तो क्या आपसे पूछा जाता है, नहीं, बल्कि लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस कर लिया जाता है, वहां पास हो गया तो समझ ली जनता ने पास कर दिया। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, बल्कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो कानून आता है, यदि जनमत संग्रह के लिए उसकी मांग रखी गई है 50,000 नागरिकों के हस्ताक्षर के साथ में, तो उस पर जनमत संग्रह अर्थात कि जनता के वोट डलवाए जाएंगे और देखा जाएगा कितने लोग इसके विरोध में हैं और कितने लोग इसके पक्ष में हैं। यदि ज्यादा लोग इसके विरोध में हुए, यदि बहुमत इसके विरोध में हुआ, तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा नागरिक पहल क्या होती है दोस्त, जिस प्रकार से जनमत संग्रह पॉइंट होता है किसी कानून को रद्द करवाने के लिए या आगे निरंतर करवाने के लिए, उसी प्रकार से एक नागरिक पहल का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है, उपकरण माना जाता है, इनिशिएटिव माना जाता है। क्या होती है नागरिक पहल, तो नागरिक पहल यदि यदि वहां के संविधान में कोई संशोधन करवाना हो, अरे कोई नागरिक चाहे कि हमें संविधान में संशोधन करवाना है, संविधान का कोई पक्ष जो है वो उचित नहीं है आज के हिसाब से, जनता चाहती है कि हमें संविधान में संशोधन करना है, वो सरकार कब सुनेगी ये बात नागरिक की, कोई एक दो व्यक्ति जाकर बोलेंगे तो क्या सरकार सुन लेगी, नहीं, बल्कि उनके लिए पहले से ही प्रावधान कर दिया गया है कानून बना करके कि जनता, स्विट्जरलैंड की जनता यदि चाहती है कि वहां के संविधान में कोई बदलाव किया जाए, तो 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर के साथ में आवेदन प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद हम इस प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, मतलब वहां की सरकार उस प्रक्रिया पर ध्यान देगी और फिर राष्ट्रीय जनमत संग्रह किया जाएगा, फिर से राष्ट्रीय जनमत संग्रह किया जाएगा। वहां देखा जाएगा कि कितने लोग इस पक्ष में हैं, संविधान के संशोधन में कितने लोग पक्ष में हैं, कितने नहीं, वो फिर से वही, ठीक है, पक्ष में होंगे तो संशोधन होगा, पक्ष में नहीं होंगे ज्यादा लोग तो संशोधन नहीं होगा, सिंपल सा बिंदु है। तो मेरे ख्याल से जनमत संग्रह क्या होती है, नागरिक पहल क्या होती है, इस बिंदु के माध्यम से आप समझ चुके हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेषताओं के साथ में इस पॉइंट को उठाएंगे, जैसे स्थानीय स्वायत्ता। क्या होती है स्थानीय स्वायत्ता, या सुनिएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ केंद्र लेवल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे स्थानीय स्तर पर भी अपनाया गया है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन, नगर पालिकाओं में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। नागरिक अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधे मतदान कर सकते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधे मतदान कर सकते हैं और विकास योजनाओं पर अपनी राय दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जनता सिर्फ केंद्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अपने स्थानीय या राज्य स्तर पर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत जनमत संग्रह और पहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधे मतदान करके उन योजनाओं को अपनी राय दे सकते हैं कि योजना सही है या नहीं है, या परिवर्तन करना चाहिए या हटाना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह, क्लियर है। इसके अलावा वैकल्पिक समाधान प्रस्ताव एक और बहुत प्यारी व्यवस्था है। यहां पर कौन सी प्यारी व्यवस्था है, अरे कभी कभी नागरिकों की ओर से जो पहल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है ना, उस पर सहमति बनने में कभी कभी कठिनाई हो जाती है। कभी कभी जो पहल पर सहमति नहीं बन पाती, जनता के बीच में पहल पर सहमति नहीं बन पाती है, तो उस समय क्या होता है कि सरकार, मतलब संसद जो है ना, अपनी ओर से एक और ऑब्जेक्टिव रख देती है, सामने विकल्प रख देती है कि आपकी यदि इस पहल पर सहमति नहीं बन पा रही है तो एक काम कीजिए, एक विकल्प हम हमारी ओर से रखते हैं, यदि आपको लगे तो आप इसको भी चुन लीजिए। तो इस प्रकार से सरकार भी वहां पर एक विकल्प के रूप में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर देती है। दोनों में से जो दोनों विकल्पों पर फिर जनमत संग्रह होता है, एक पहल पर जो जनता ने, है ना,
एक्सेप्ट जो जनता ने मांग की थी उस पर, वो साथ में सरकार ने जो विकल्प प्रस्तुत किया दोनों पर, फिर दोनों पर एक साथ जनमत संग्रह करवाया जाता है। तो ज्यादा जनता जिस पक्ष में होगी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बात समझ आ रही? लेकिन यहाँ के प्रत्येक पक्ष में जनता की भागीदारी जरूर है। जनता की भागीदारी नहीं होगी तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता, है ना। इसके अलावा परामर्श प्रक्रियाएं, सरकार बड़े निर्णयों पर नागरिकों और संगठनों से विचार विमर्श करती है ताकि नीति निर्माण व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कदम सरकार के द्वारा उठाया जाता है इसके माध्यम। परामर्श प्रक्रियाएं, सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है, जब भी कोई बड़ा कानून लेकर के आती है, जब भी संविधान में कुछ संशोधन करना होता है, तो नागरिकों से या जो बड़े बड़े संगठन है उनसे विचार विमर्श करती है ताकि सभी लोगों की भागीदारी उस कार्य में, उस निर्णय में शामिल हो सके। बताइए, इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा आप लोगों को? स्विट्जरलैंड के संविधान के जो उपकरण है या विशेषताएं हैं, उपकरण के रूप में भी आप इन 5 पॉइंटों का यूज कर सकते हो और विशेषताओं के रूप में भी आप इन 5 पॉइंटों का यूज कर सकते हो। बताइए, कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें? उम्मीद करता हूं नहीं लगा होगा, बहुत स्मूथ चल रहा है। आगे बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लाभ की। ऐसे ही कुछ 4-5 पॉइंट हम लाभ के रूप में भी देखने वाले हैं ताकि आपका कंटेंट बहुत बेहतर हो सके और अच्छा सा कंटेंट आपको मिल सके एग्जाम के लिए। लाभ की बात, लाभ तो हम हानियों की बात करेंगे। लाभ मतलब कि महत्व हो जाएगा, है ना, लाभ, और वही दोष, लाभ के विपक्ष में दोष हो जाएगा या हानियां, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ना हेरफेर करना आप लोग सीख लीजिएगा, बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। नागरिक भागीदारी में वृद्धि, सबसे पहला लाभ नागरिक भागीदारी में वृद्धि। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधा शामिल होने का अधिकार प्राप्त होता है ना। इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण क्या होता है, नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे शामिल होते हैं प्रशासन में, सरकार के साथ। इससे लोग नीति और कानून को बनाने और उनको संशोधित करने के सक्रिय रूप में भाग लेते हैं, जिससे राजनीतिक जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ती है। इसमें जनता को लगता है कि यार हम भी जिम्मेदार हैं अच्छे कानून को लाने के लिए। जैसे भारत जैसे लोगों की तरह नहीं है कि अब कानून को कोसते रहते हैं, कानून तो गलत आ गया वगैरह वगैरह। क्यों नहीं कोसते वो लोग? क्योंकि वो खुद जिम्मेदार है उस कानून को लाने के लिए। क्योंकि जब वो कानून लाया गया था, जनता की भागीदारी थी, चाहती तो जनता उसको नकार सकती थी, रिजेक्ट करवा सकती थी, लेकिन जनता ने ऐसा नहीं किया, तो जनता उसको स्वीकार करेगी, खुशी खुशी स्वीकार करेगी। बात समझ आई? तो जो भी प्रत्येक निर्णय होते हैं उसमें जनता की भागीदारी होती है। जब जनता उसमें भागीदार बनती है, हिस्सा लेती है, तो उसकी रुचि बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ने लगती है राष्ट्र के प्रति, है ना। इसके अलावा और क्या लाभ हो सकता है? सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता। भाई, सरकार में अगर ट्रांसपेरेंसी लाना हो, पारदर्शिता लाना हो, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इस प्रकार की नीतियों को अपनाना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार को अपने फैसले नागरिकों के सामने स्पष्ट करने पड़ते हैं। सरकार कोई भी फैसला लेती है ना, तो इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के कारण स्विट्जरलैंड में क्या होता है, वो सारे फैसले नागरिकों के सामने सरकार पूरी तरह से स्पष्ट करेगी। जनता के पास जनमत संग्रह और नागरिक पहल जैसे बड़े बड़े हथियार होते हैं, जिसके माध्यम से सरकार के फैसले को, सरकार के निर्णय को वो पलट सकते हैं, जो सरकार की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उसके जनता के प्रति जवाबदेह होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार में यदि पारदर्शिता लानी हो, सरकार में एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ चले और सरकार जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह हो, तो सरकार के पास भी दबाव होना चाहिए कि सरकार जो कार्य कर रही है वो निरंकुश प्रकार से नहीं कर सकती, स्वयं खुद निर्णय लेकर नहीं कर सकती, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। यदि हमने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो जनता खुश नहीं हुई, जनता के हित में नहीं रहा, तो जनता उसे नागरिक पहल या जनमत संग्रह के माध्यम से उस निर्णय को पलट सकती है। यह दबाव सरकार के ऊपर इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत होता है। इसीलिए इस प्रकार की प्रणाली में सरकार में पारदर्शिता स्वाभाविक रूप से होती है। इसके अलावा अन्य बिंदु में अगर बात करें तो बहुमत की इच्छाओं का सम्मान, बहुमत की इच्छाओं का सम्मान। तो इस प्रणाली के अंदर जो है, जो राय जनता के द्वारा दी जाती है ना, उसे विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाती है, जिससे नीति और निर्णय व्यापक समर्थन के आधार पर लिए जाते हैं, जिससे समाज में स्थिरता और संतुलन बना रहता है, समाज में एक स्थिरता बनी रहती है। बहुमत की इच्छाओं, जब भी जनमत संग्रह हुआ तो जो बहुमत में जो निर्णय ले लिया गया है वही यथासंभव होगा, है ना, उसको नकारा नहीं जा सकता है। क्लियर है? इसके अलावा राजनीतिक ध्रुवीकरण में कमी, जब जनता सीधे भाग ले रही है प्रशासन के कार्यों में, तो ऐसे स्थिति में जो राजनीतिक पार्टियां होती है ना, उनका महत्व बहुत कम हो जाता है।
जब राजनीतिक पार्टियों का महत्व कम हो जाता है तो क्या होगा, जो ध्रुवीकरण होता है, जो पार्टी आधारित संघर्ष होते हैं, पार्टियों के बीच संघर्ष होते हैं, जिसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ता है मानसिकता के रूप में। आज भी भारत में जो वोट डालते हैं ना, हम लोग वोट डालते हैं ना, वो दरअसल ये ध्रुवीकरण का ही परिणाम है। पार्टियों के आधार पर वोट डाले जा रहे हैं, जनता नेता के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर, है ना। आज जनता की पहचान होती है आपकी फलाना व्यक्ति किस पार्टी से है ना। वहां व्यक्ति के महत्व का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। आज वर्तमान की अगर बात करो, तो वर्तमान की पॉलिटी में बात करो तो आज व्यक्ति के महत्व का कोई मतलब ही नहीं है। अगर एक दो को छोड़ दिया जाए, एक दो नेताओं को छोड़ दिया जाए, तो जनता नेताओं को नहीं बल्कि पार्टी के चुनाव चिन्ह को वोट देती है। लेकिन यहां पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पार्टियों को इतना महत्व भी नहीं है। क्योंकि अंतिम निर्णय जब पता है कि अंतिम निर्णय कौन लेगा, जनता लेगी, तो पार्टियों का महत्व अपने आप छिन जाता है, कमी आ जाती है पार्टी के महत्व में। तो ये भी एक बड़ा लाभ है देश के लिए। इसके अलावा लंबी अवधि में स्थिर नीतियां, जब जनता खुद फैसले लेकर के भाग ले रही है, जनता खुद नीतियों को लेकर आ रही है, जनता खुद संविधान में संशोधन करवा रही है, तो जब जनता के द्वारा ऐसी नीतियां लाई जा रही है तो ऐसी नीतियां लंबे समय तक बनी रहती है, स्थिर रहती है, उनमें कोई विशेष संशोधन नहीं होता बाद में। जब नागरिक सीधे फैसलों में भाग लेते हैं तो नीतियां व्यापक विचार विमर्श और सहमति के आधार पर बनती है, जो दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करती है, प्रदान करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता और शासन के बीच मजबूत संबंध स्थापित करता है, जिससे लोकतंत्र अधिक प्रभावी और समावेशी हो जाता है। ठीक है ना। ये 5 पॉइंट हमने इसमें लाभ देखे हैं। तो जब लाभ तो देख लिए हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई है तो बुराई तो होगी ही होगी, है ना। तो लाभ देखे हैं तो दोष को देखना भी जरूरी है। अब मैंने पहले ही बता चुका हूं, लाभ के स्थान पर यदि एग्जाम में आपसे महत्व पूछ ली जाए तो महत्व में लाभ वाले 5 पॉइंट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हानियां पूछ ली जाए तो दोष वाले 5 पॉइंट रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोष पर जरा बात कर लेते, क्या क्या दोष इसमें हो सकते हैं, क्या क्या कमियां इसके अंदर हो सकती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाइयों से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं कमियां भी उसके अंदर है। क्या कमियां हो सकती है? साधारण जनता क्या करता है, देखिए जन्म संग्रह होता है किसी एक विशेष कानून पर, तो क्या ये पॉसिबल है कि साधारण जनता प्रत्येक कानून को समझ पाए? संभवतः नहीं, हर व्यक्ति उस कानून को नहीं समझ पाएगा। और कभी कभी सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, ऐसे कानून को लागू करने के फैसले लेने पड़ते हैं जो प्रगतिशील है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान के लिए अच्छा नहीं है। सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। क्या जनता ऐसे फैसलों को स्वीकार करेगी? एग्जैक्टली नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जनता नहीं समझती उसका फ्यूचर क्या है ना। जनता वर्तमान को देख करके फैसला लेगी। इसलिए पॉइंट बहुत प्यारा है कि साधारण जनता कानून निर्माण का जटिल कार्य समझने के योग्य नहीं होती। वर्तमान समय में विधेयकों का जो प्रारूप तैयार किया जाता है या इन विधेयकों पर विचार करने का कार्य इतना जटिल हो गया है कि साधारण जनता इन कार्यों को करने के योग्य नहीं रहती है या करने की योग्यता नहीं रखती है। साधारण जनता उन कार्यों को नहीं समझ पाती है, उन विधेयकों को नहीं समझ पाती है। ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाना संभव है। ठीक है। और इसमें अहम भूमिका कौन निभाएगा? रूढ़िवादिता। जो जनता रूढ़िवादी होगी वो सिर्फ समाज के दृष्टिकोण पर ही फैसला लेगी, राष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं। इस पर जो है डॉक्टर फाइनर महोदय ने कहा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लेकर के, उन्होंने कहा कि बुद्धिहीन व अशिक्षित लोगों ने प्रगतिशील कानूनों को प्रायः नष्ट ही कर दिया है। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लेकर के ही यह परिभाषा दी गई थी फाइनर महोदय के द्वारा। क्या कहा था कि जो लोग समाज में बुद्धिहीन लोग, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, जो अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने प्रगतिशील कानूनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके अलावा सेकंड पॉइंट के रूप में हम यूज कर सकते हैं व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी। एग्जैक्टली आएगी। आज भारत में व्यवस्थापिका इतनी सर्वोच्च क्यों बनी हुई है? क्यों? क्योंकि कानून निर्माण के जितने भी कार्य हो सकते हैं वो सब उसके हाथ में। फ्यूचर को लेकर के जो भी कानून बनाना है व्यवस्थापिका खुद निर्णय लेती। तो व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी कब आएगी? जब उसके पास अधिकार कम होंगे। और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाने के कारण जनता सीधे भागीदार होती है कानून निर्माण कार्य में। तो जब जनता पता है कि अंतिम निर्णय जनता के द्वारा ही होना है
तो व्यवस्थापिका का सम्मान बचा ही कहां पर फिर, है ना। जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति व्यवस्थापिका के हाथ में नहीं होती तो व्यवस्थापिका के सम्मान में बहुत कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में अधिक व्यक्ति व्यवस्थापिकाओं की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक नहीं होते, वो चाहते ही नहीं है, पता है उनको कि जब शक्ति ही नहीं है तो क्या करेंगे उसको ज्वाइन करके। ठीक है, ड्यूब्स महोदय ने परिभाषा दी है इस पर कि इन पद्धतियों को अपनाने पर व्यवस्थापिका एक परामर्शदात्री संस्था बनकर रह गई है। सोचिए, व्यवस्थापिका एक इतनी बड़ी संस्था जो पूरे देश का संचालन करती है, पूरे देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करती है, ऐसी संस्था सिर्फ यहाँ परामर्शदात्री बनकर रह गई है। किस कारण? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण। इसके अलावा अन्य पॉइंटों में आप यूज कर सकते हैं, व्यवस्थापिका अनुत्तरदायी और लापरवाह हो जाती है। व्यवस्थापिका के पास अधिकार नहीं है, व्यवस्थापिका के पास अधिकार ना होने के कारण उसके जो सदस्य हैं वो अब अनुत्तरदायी हो जाते हैं, जनता के प्रति भी सीधे उत्तरदायी नहीं रह जाते, लापरवाह हो जाते हैं। लोक निर्णय और आरंभक के कारण जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहती है तो इससे विधानमंडल के उत्तरदायी की भावना बहुत निर्बल हो जाती है ना। विधानमंडल उत्तरदायी नहीं रहता, जनता के प्रति उत्तरदायी। क्यों? क्योंकि उत्तरदायी रहेगा कैसे? क्योंकि अंतिम निर्णय तो जनता का ही था, अंतिम फैसला जनता ने लिया है, तो सरकार उत्तरदायी रहेगी नहीं। उत्तरदायी कौन? जनता ही जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाएगी। यदि जनता के द्वारा लिया गया निर्णय गलत भी होगा तो जनता किसी से शिकायत नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो निर्णय जनता ने खुद लिया था। इसके अलावा लोक निर्णय में संशोधन संभव नहीं होता, लोक निर्णय में संशोधन संभव नहीं होता। जी हाँ, जब जनमत संग्रह होता है तो उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, यस या नो। संशोधन जैसा कोई स्थिति नहीं होती। मान लो कोई विधेयक है ना जनमत संग्रह के लिए रखा गया है कि इसको पास होना चाहिए या नहीं, तो जनता आएगी यस या नो पर क्लिक करेगी, बटन दबाएगी। उस पर तीसरा ऑप्शन नहीं होता है कि इसमें संशोधन करना चाहिए, बीच का रास्ता निकालने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये एक बड़ी कमी है, एक बड़ी कमी है। यहां पर संशोधन जैसी स्थिति भी होना चाहिए थी। मान ले कि पूरे प्रारूप का थोड़ा बहुत हिस्सा ऐसा है जो जनता को पसंद नहीं आ रहा है, तो उस थोड़े बहुत हिस्से के कारण पूरा विधेयक को ही रिजेक्ट कर देंगे, पूरे कानून को ही रिजेक्ट कर देंगे, तो वो गलत चीज है। इसके अलावा रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन, सबसे बुरी और संभवतः दुनिया के हर देश में ये चीज पाई जाती है। और इस चीज के पीछे ना एक ही चीज जिम्मेदार होती है, शिक्षा। शिक्षा की कमी ही रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देती है। आज भारत में भी जितनी रूढ़िवादिता देखने को मिल रही है ना, वो अशिक्षित क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगी, अशिक्षित लोगों में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार इसके लिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से ना बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन उसके अनुसार उसमें योग्यता नहीं आ पाती जिससे उसका मानसिक विकास हो सके। रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन की बात करें तो सामान्य व्यक्ति रूढ़िवादी होता है और उसके लिए प्रगतिशील कानून को स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है। कोई भी रूढ़िवादी व्यक्ति अपने परिवार, अपने धर्म, अपनी समाज के खिलाफ जाकर के राष्ट्र निर्माण के बारे में नहीं सोच सकता। कोई भी रूढ़िवादी व्यक्ति सबसे पहले अपने धर्म और अपने परिवार का सोचेगा, उसके बाद समाज का और उसके बाद राष्ट्र का सोचेगा तो ठीक है, नहीं तो समाज तक ही उसकी सोच खत्म हो जाती है। और हर देश में ये रूढ़िवादी लोग पाए जाते हैं। तो रूढ़िवादी जो लोग होते हैं ना, वो प्रगतिशील कानूनों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में लोक निर्णय को अपनाने का परिणाम रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देना ही होता है। तो ये 5 कमियां, ये 5 दोष हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के खिलाफ देखे हैं। निष्कर्ष रूप में यदि कहें तो कुछ चंद शब्द हैं आपके लिए। स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया भर के लिए एक प्रेरणा है। यह प्रणाली जनता और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत करती है और नागरिकों को उनकी शक्ति का एहसास कराती है। हालांकि इनकी चुनौतियों को समझते हुए इसे लागू करने के लिए सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जी हाँ, प्रणाली बहुत अच्छी है, जनता को सीधे सीधे अधिकार मिल रहा है, लेकिन जब बात इसके लागू करने की आती है ना, तो बहुत सावधानी से फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ता है। बहुत ही सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। स्विट्जरलैंड ने इसे अपने समाज में सफलतापूर्वक अपनाकर यह साबित कर दिया है कि जब जनता को निर्णय लेने की शक्ति दी जाती है तो लोकतंत्र और मजबूत हो जाता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कुछ इस प्रकार से अपनाया गया है कि वहां की जनता इससे
त्राही नहीं है, वहां का राष्ट्र का जो विकास है ना वो जनता की रूढ़िवादिता के कारण अटका हुआ नहीं है, इसके दोषों के कारण अटका हुआ नहीं है, बल्कि उसने इस प्रकार से उसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र का समावेश करवा के उसको कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया है कि वह सफलतापूर्वक अपने देश में मतलब स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना करके जनता को संपूर्ण अधिकार देने के पक्ष में हो चुका है और अपने लोकतंत्र को वो सबसे ज्यादा मजबूत बना चुका है। उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा, व्यवहारिक रूप से समझ आया होगा। इसमें डिफिकल्टीज जैसा कुछ था नहीं, बहुत इजी वे में चल रहा था। यदि आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर देख रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत आसान था, और यदि आपने पहली बार सेशन को फॉलो किया है या बीच बीच में फॉलो करते आए हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा, जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो ना लेक्चर नंबर 1 से फॉलो करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 27 में चीन के संविधान की। जी हाँ, चीन के संविधान का निर्माण कैसे होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, सब पर पूरे विस्तार से डिस्कस होगा कल वाले सेशन में। क्लासेस का मैं प्रयास करूंगा कि दोपहर में 3 बजे ही ये वाली क्लासेस में आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए पीडीएफ की लिंक मैंने डलवा दी है, डाउनलोड कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं रिवीजन करना तो, है ना। और पीडीएफ बहुत काम आती है आपके एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने के लिए। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से लेक्चर मिलना वहीं पर स्टार्ट हो जाए। सभी नोट्स की अगर पूरी नोट्स एक साथ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर आना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दिया करें यार, भूल जाते हो आप लोग, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट तो लाइक ही नहीं करते हो, है ना। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे क्लासेस के। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।